सज्जनपुर गांव में दो भाई रहते थे, सोहन और मोहन। सोहन बड़ा था, बुद्धिमान, मेहनती और व्यवहार कुशल। उसके घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर छोटा भाई मोहन आलसी और लापरवाह अपनी गरीबी से जूझ रहा था। एक दिन मोहन दुखों से टूटकर बड़े भाई सोहन के पास गया और भावुक होकर कहने लगा, ना बड़े भैया, हम दोनों एक ही खून के हैं, एक ही पिता के संतान हैं, लेकिन हमारे भाग्य में ये जमीन आसमान का फर्क काहे है। आपको हर काम में सफलता मिलती है, जबकि हमको हर काम में असफलता मिलती है। आपके घर में अन्न का भंडार है, हमारे घर में भंडार क्या छोड़ो, एक दाना भी खाने को नहीं है। आपकी शादी हो चुकी है, अरे हमारी तरफ तो कोई लड़की देखती भी नहीं है। गांव में आपकी इज्जत है, नाम है, जो मिलता है दुआ सलाम करता है। हमारा देखो, हमारी तो लोग हंसी उड़ाते हैं और पीठ पीछे तो न जाने क्या क्या कहते हैं। ए भैया, ऐसा क्यों है भैया, बताइए ना। अरे पगले, तुझे जो कुछ भी चाहिए तू तो बस बेहिचक मुझको बता, मैं तेरी मदद करूंगा ना। हाँ भैया, वैसे तो आपने हमेशा साथ दिया है, लेकिन कब तक मैं यूं ही हाथ फैलाता रहूंगा। सोचता हूँ, मतलब मन में ऐसा आता है कि जब हम एक ही घर में पैदा हुए हैं तो फिर हमारी किस्मत में इतना अंतर क्यों है। देख मोहन, समझ, यह सब ना किस्मत की बातें होती हैं। किसी को जन्म से सुख मिलता है, किसी को संघर्ष करके सुख मिलता है, किसी को संघर्ष करके कुछ भी नहीं मिलता। किस्मत की बात है। पर हां, मैं तुझे एक रास्ता दिखा सकता हूं। सुन, हमारे कुल गुरु केशवपुर के जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं। वो बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। तू जाकर उनसे मिल, शायद वो तेरी परेशानी का कोई हल बता सकें। एक बार मिल के तो देख। भाई की बात सुनकर मोहन के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। ठीक है, धन्यवाद भैया। मैं आज ही केशवपुर की ओर रवाना होता हूं, कम से कम मिल के तो देखूं। मोहन ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू की। 2-3 दिन पैदल चलते हुए वो केशवपुर के पास के जंगल में पहुंचा। वहां काफी देर तक भटकने के बाद एक कुटिया नजर आई। हाँ, यही तो है। हाँ, ये जरूर हमारे कुल गुरु की कुटिया होगी। हाँ, चल मोहन, अंदर चलकर देखा जाए। वो साहस जुटाकर अंदर गया। सामने एक तेजस्वी साधु ध्यान मग्न बैठे थे। मोहन ने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव। मैं सज्जनपुर से आया हूँ। मेरे पिता केदार चंद थे। मेरे भैया ने बताया कि आप हमारे कुल गुरु हैं। आओ 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 मोहन बेटा, आओ। तुम्हारे पिता मेरे प्रिय शिष्य थे। बताओ, इतने वर्षों बाद मेरी याद कैसे आई? गुरुदेव, मैं क्या कहूँ, किस्मत का मारा हूँ, मनहूस हूँ, अभागी हूँ, समझ नहीं आता। मैं अपने जीवन से बेहद दुखी हूँ महाराज। मेरे बड़े भाई के पास सब कुछ है, वो मेरे सगे भैया हैं, लेकिन मैं अभावों में जी रहा हूँ। ये जीवन अब बोझ सा लगता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए महाराज। गुरुदेव, कुलगुरु, मार्गदर्शन कीजिए। मोहन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा भाई बुद्धिमान और परिश्रमी है, इसलिए भाग्य भी उसका साथ देता है। लेकिन तुमने कभी श्रम और विवेक का सहारा ही नहीं लिया, इसीलिए भाग्य भी तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। तुम्हारा भाग्य अब सजल पर्वत पर यहां से 100 कोस दूर सो रहा है। अगर तुम वहां जाकर उसे जगा सको तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। पर याद रखना, रास्ता कठिन है, लेकिन फल अमूल्य है। मोहन का चेहरा आशा से भर गया। हाँ, गुरुदेव, ठीक है, मैं इसी क्षण सजल पर्वत की यात्रा पर निकल पड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना भाग्य जगा कर रहूंगा।
तो जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, पर हां, याद रखना, सफलता केवल बुद्धि और परिश्रम से मिलती है। अगर तुम में ये दोनों गुण आए तो तुम्हारा भाग्य जाग उठेगा। तथास्तु। इसके बाद मोहन बिना समय गंवाए सजल पर्वत की ओर निकल पड़ा ताकि जल्द से जल्द अपने सोए हुए भाग्य को जगा सके। लगभग 1 हफ्ते तक लगातार चलने के बाद वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक शेर दहाड़ता हुआ उसके सामने आ गया। ठहरो अजनबी, कौन हो तुम और इस जंगल से कहां जा रहे हो? जी, मेरा नाम मोहन है और मैं अपने सोए हुए भाग्य को खोजने निकला हूँ। भाग्य को खोजने? भला ये कैसी बला है? देखिए वनराज, ये एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो मनुष्य के सभी दुखों को चुटकी में हर लेती है। जैसे इसने मेरे भाई के जीवन को खुशियों से भर दिया, वैसे ही मैं भी अपने सोए हुए भाग्य को जगाने निकला हूँ। हाँ, ये बात है। अरे रे रे रे। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझसे एक विनती करता हूँ। देख भाई, जब तू अपने भाग्य से मिले तो उससे ये पूछना, इस दांत के असहनीय दर्द से छुटकारा कैसे पाऊं? जंगल की कोई भी जड़ी बूटी अब तक मेरे किसी काम नहीं आई। इस दर्द के कारण मैं शिकार करने लायक भी नहीं रहा। जैसे ही शिकार पकड़ूंगा तो मेरा दांत, अरे रे 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 रे। इसका उपाय पता कर भाई तू। हाँ, ठीक है। मैं वचन देता हूँ वनराज, अगर मुझे अपने भाग्य से भेंट हुई तो मैं अवश्य ही आपकी समस्या का हल पूछूंगा, या कोई ना कोई तो उपाय जरूर लाऊंगा, या खुद लौटकर आपको बताऊंगा कि उपाय क्या है। ठीक है, जा। लेकिन याद रखना, वचन को निभाना ही सच्चे इंसान की पहचान होती है। यदि भूल गया तो अगली बार इस जंगल से सुरक्षित नहीं गुजरेगा। मैं शिकार नहीं कर पाया तो क्या हुआ, किसी को शिकार करने के लिए भेज दूंगा, फिर बेटा बच नहीं पाएगा। अरे रे 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 रे, कैसा दांत है ये, क्या कहूं। शेर वहां से चला गया। मोहन ने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। आज उसकी जान बच गई। कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब मोहन थककर एक पहाड़ी गांव के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि एक खेत के बीचों बीच एक किसान, उसकी पत्नी और उनकी बेटी तपती धूप में जमीन पर बैठे आंसू बहा रहे थे। मोहन उनके पास गया और सहानुभूति से पूछा, हो, एक बात बताइए, आप लोग इतनी कड़ी धूप में बैठकर रो क्यों रहे हैं आप लोग? क्या मतलब कोई बड़ी मुसीबत आ गई है क्या? अरे बेटा, हमारी परेशानी जानकर भी क्या कर लोगे भला? अरे जाओ, अपने रास्ते जाओ। अब तो भगवान भी शायद हमारी मदद नहीं कर सकता। अरे काका, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आप बताइए तो सही, कम से कम अपना दुख तो बांटिए, साझा तो कीजिए। हाँ, तो अच्छा सुनो बेटा, ये खेत मैंने वर्षों पहले खरीदा था। हमने इस पर बहुत मेहनत की, जी तोड़। जैसे एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, वैसे ही हल जोता, खाद डाली, सिंचाई की। कई बार पौधे भी खूब लहलहाते हैं, पर जैसे ही फसल कटाई का समय आता है वो अचानक से मुरझा जाते हैं, जड़ से सूख जाते हैं। न जाने किस अशुभ कारण से ये होता है। हर बार हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। अब तो लगता है कि इसी खेत की मिट्टी में हमारा भाग्य भी दफन हो गया है। बस काका, शांत हो जाइए। काका, किस्मत हर किसी की होती है। मैं भी अपनी ही किस्मत की तलाश में निकला हूँ। मेरा भाग्य सजल पर्वत पर कहीं सोया पड़ा है। यदि वो मुझे मिल गया
तो मैं जरूर आप लोगों की समस्या का समाधान भी उससे पूछकर लौटूंगा। हाँ हाँ बेटा, अगर तू ऐसा कर सके तो तेरा ये ऋण जीवन भर नहीं भूलेंगे बेटा। बस हमारे खेत का दुख भी अपने भाग्य से कह देना। हाँ बेटा, हाँ हाँ। बूढ़े किसान को वचन देकर मोहन फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, वो अपने भाग्य को जगाकर ही लौटेगा। कई दिनों तक लंबा सफर तय करने के बाद मोहन एक बड़े नगर के द्वार पर पहुंचा। जैसे ही वो नगर में प्रवेश कर ही रहा था, वहाँ के सैनिकों की नजर उस पर पड़ गई। उनमें से एक क्रोधित होकर बोला, ए भाई, कौन है ये? कौन है जो बिना अनुमति के नगर में प्रवेश कर रहा है? इसे तुरंत पकड़ो और महाराज के सामने पेश करो। चलो। मोहन को जबरन पकड़ लिया गया और सैनिक उसे राजमहल की ओर ले चल दिए। रास्ते भर मोहन घबराया हुआ सोचता रहा, ओहो हे भगवान, अब मैं ये किस मुसीबत में फंस गया। ये संकट भी मेरे सोए हुए भाग्य की ही देन है। पता नहीं अब राजा मुझे क्या सजा देगा। लेकिन जब मोहन को राज दरबार में लाया गया तो वहाँ का राजा शांत और गंभीर चेहरा लिए अपने सिंहासन पर विराजमान था। उसने मोहन को देखकर कहा, घबराओ नहीं परदेसी, तुम हमारे यहाँ अतिथि हो, पर ये जरूर जानना चाहेंगे हम कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो और किधर जा रहे हो। हाँ महाराज, आप धन्य हैं जो आपने मुझे सजा नहीं दी। आपका यश चिरंजीवी हो। महाराज, मेरा नाम मोहन है। मैं सज्जनपुर गांव का रहने वाला हूँ और अपने सोए हुए भाग्य की खोज में निकला हूँ। इसके बाद मोहन ने राजा को अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाई। शेर से भेंट, किसान परिवार की पीड़ा और अब उसका सचल पर्वत की ओर सफर। राजा मोहन की बात ध्यान से सुनता रहा। जब मोहन चुप हुआ तो राजा कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, हाँ तो मोहन, आज से तुम हमारे लिए परदेसी नहीं बल्कि हमारे मित्र हो, और एक मित्र से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तो कहिए ना महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं इस विशाल और समृद्ध राज्य का राजा हूँ। मेरे पास सोने का महल, अनगिनत संपत्ति, सेवक, सम्मान सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे मन को कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। मुझे हमेशा किसी अनजानी चिंता और भय का अनुभव होता है। मेरा मन अशांत रहता है। इसीलिए अब तुम अपने भाग्य से जब मिलो तो उससे पूछना कि आखिरकार ऐसा क्यों है। इस अदृश्य पीड़ा से मुक्ति का उपाय क्या है। मैं तुम्हारे उत्तर का बेसब्री से इंतजार करूंगा और बदले में तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। महाराज, आपने मुझे जो स्नेह और सम्मान दिया उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। मैं अवश्य ही आपके प्रश्न का उत्तर लेकर लौटूंगा। ये मेरा वचन है आपसे। अगली सुबह जब मोहन तैयार होकर चलने लगा तो राजा ने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और कहा, हाँ ये लो, इन मुद्राओं से तुम्हारे आगे का सफर आसान होगा, और हाँ मैं तुम्हारी वापसी की प्रतीक्षा करूंगा। जाओ मित्र जाओ। आपने मित्र कहा, इससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। मैं जल्द ही लौटकर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा महाराज। धन्यवाद। इतना कहकर मोहन अपने आगे के सफर पर चल पड़ा। वो चलता रहा, चलता ही रहा। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो सजल पर्वत पर पहुंच गया। पर्वत पर चढ़ने के बाद उसकी नजर एक बरगद के पेड़ के नीचे सोए हुए किसी व्यक्ति पर पड़ी। मोहन सोचने लगा, अरे ये बरगद के पेड़ के नीचे ये फक्कड़ सा आदमी कौन है? ओह, कहीं यही तो मेरा भाग्य नहीं है। गुरुदेव ने तो यही कहा था कि मेरा भाग्य बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा है। हाँ, जरूर ये वही होगा। हाँ,
ये सोचकर मोहन उस व्यक्ति के पास गया और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। ए भाई, अरे उठो तो, आंखें खोलो। ए भाई, ए भैया उठो। ए भाई उठो उठो। ए भैया। काफी देर तक चिल्लाने और झकझोरने के बाद आखिरकार वो आदमी जागा और गुस्से से बोला, कौन हो कौन तुम, और मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? देखो भाई, मेरा नाम मोहन है और जहां तक मेरा अनुमान है तुम ही मेरे भाग्य हो। अच्छा, तो तुम ही मोहन हो? हाँ, मैं ही हूँ और तुम्हारी वजह से मैं आज तक दर दर की ठोकरें खाता रहा और तुम यहाँ आराम से पेड़ के नीचे सो रहे हो और मैं जीवन भर दुख भोगता रहा, जबकि मेरे बड़े भाई का भाग्य तो उसकी सेवा में लगा रहता है। तुम कैसे भाग्य हो मेरे भाई जो पेड़ के नीचे सो रहे हो? हैं? हे मालिक, हम तो सिर्फ उन लोगों की सहायता करते हैं जो बुद्धिमान और मेहनती होते हैं। तुम जैसे मूर्ख और कामचोर और आलसी लोगों से तो हम दूर ही रहते हैं। इससे अच्छा है कि पेड़ के नीचे आराम कर लें। मोहन ये सुनकर चौंक गया और बोला, अरे क्या बात कर रहे हो? पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे क्योंकि मालिक, तुम में कभी वो इच्छा शक्ति ही नहीं थी। मेरी मानो तो अब मेरी तरह किसी पेड़ के नीचे लेट जाओ और आराम करो, क्योंकि तुम अपने भाई की तरह ना तो मेहनती बनोगे और ना ही अक्लमंद। अरे अरे अरे, नहीं 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 भाई, नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कहो। क्या बात करते हो भाई? अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो फिर तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। शायद मुझे आत्महत्या करनी पड़े। ओह अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आओ बैठो मेरे पास। मुझे बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? रास्ते में किससे किससे मिले, क्या क्या देखा और तुम मुझसे क्या चाहते हो, सब बताओ। मोहन बैठ गया और उसने गुरुदेव की बात, शेर की मुलाकात, किसान परिवार का दुख और राजा की चिंता सब कुछ विस्तार से बता दिया। भाग्य बड़े ध्यान से उसकी बात सुनता रहा। जब मोहन बोल चुका तो वो बोला, ठीक है। तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुम में बुराइयां ज्यादा हैं और अच्छाइयां बहुत कम है। लेकिन चूंकि तुम मेरी खोज में यहाँ तक आए हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, समझ गए? इसके बाद भाग्य ने मोहन को बताया कि शेर, किसान और राजा को क्या उत्तर देना है। अंत में वो बोला, अब तुम घर जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। जल्द ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन हाँ, तुम्हारे जैसे बेवकूफ और आलसी व्यक्ति को मेरा साथ बहुत मुश्किल से मिलता है। और हाँ, सावधान रहना, अपनी मूर्खता से ये मौका खो मत देना, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। अगली बार मैं मदद नहीं करूंगा। चलो, मैं तो चला लेटने गहरी नींद में। इतना कहकर मोहन का भाग्य एक बार फिर पेड़ के नीचे लेट गया और गहरी नींद में चला गया। मोहन थोड़ा परेशान हुआ और मन में सोचने लगा, अरे ये क्या गजबई भाग्य है, थोड़ा सा जागा फिर सो गया। अरे मैंने इससे अपने भविष्य के बारे में तो पूछा ही नहीं। वो फिर उसे हिलाने लगा। ए भाई, ए उठो। अरे उठो भाई, अभी तो तुमसे और भी बहुत कुछ पूछना है। अरे उठो मेरे प्यारे भाग्य, उठ जाओ। लेकिन इस बार लाख कोशिशों के बावजूद भी मोहन अपने भाग्य को फिर से जगाने में सफल नहीं हो पाया। बहुत देर तक वो वहीं खड़ा रहा, अपनी किस्मत को यूं सोते हुए देखता रहा। आखिरकार उसने निराश मन से वापसी का फैसला कर लिया। चलते चलते वो सबसे पहले राजा के पास पहुंचा। प्रणाम महाराज। हाँ, आओ मेरे मित्र मोहन, तो तुम लौट ही आए। क्या तुम अपने भाग्य से मिलकर आए हो? क्या उसने मेरे
प्रश्न का उत्तर दिया, बताओ। हाँ महाराज, मुझे मेरा भाग्य मिल गया और उसने आपके दुख का कारण भी बताया, लेकिन वो बात आपको मैं एकांत में बताना चाहता हूं। अच्छा, तो चलो, आ जाओ मेरे साथ चलो। अब बताओ मोहन, मेरे दुख का कारण क्या है? तुम्हारे भाग्य ने क्या बताया? महाराज, बात यह है कि आपकी प्रजा आपको पुरुष समझती है और आप स्वयं को राजा कह के पुकारते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अंदर से एक स्त्री हैं। यही रहस्य और इसका बोझ आपके मन की अशांति का कारण है। जब तक ये छिपा रहेगा, आपका मन अशांत रहेगा। राजा, जो सच में एक स्त्री थी, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, तो आखिरकार तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें मेरी सच्चाई बता ही दी। हाँ मोहन, मैं एक स्त्री हूँ। ये कहते ही उसने अपना ताज उतार दिया। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखर गए और वो एक सुंदर राजकुमारी के रूप में सामने आ गई। अरे वाह! आप तो अप्सरा के समान सुंदर हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, आप एक स्त्री होकर भी पुरुष के वेश में राजकाज क्यों कर रही हैं? मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही चल बसी और पिता युद्ध में शहीद हो गए। हमारे वफादार मंत्री ने मुझे दुश्मनों से बचाने के लिए छिपा कर पाला। राज्य की परंपरा थी कि केवल पुरुष ही सिंहासन पर बैठ सकते थे, इसलिए मुझे पुरुष वेश धारण करना पड़ा। तब से मैं इस राज्य की सेवा कर रही हूँ। आहा, देखिए, आपके इस दुख का समाधान भी मेरे भाग्य ने बताया है देवी। आपको अपने लिए एक योग्य वर की तलाश करनी चाहिए और विवाह कर लेना चाहिए, तभी आपके जीवन में सच्चा सुख आएगा। तुम मेरे भेद को जानने वाले पहले युवक हो और मुझे तुम पसंद भी आने लगे हो। क्यों ना तुम ही मेरे पति बन जाओ और इस राज्य के राजा बनकर मेरे साथ जीवन बिताओ। नहीं 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 देवी, मैं आपके योग्य हरगिज नहीं हूँ। मैं स्वयं अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं मानता अपने आप को, और वैसे भी अब जब मेरा भाग्य जागने वाला है तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। सोच लो मोहन, अगर तुम मुझसे विवाह करोगे तो तुम्हारा भाग्य वहीं से बदल जाएगा। सारा जीवन सुख और वैभव से भर जाएगा। माफ कीजिएगा देवी जी, लेकिन मैं इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार कर सकता। आप किसी योग्य राजकुमार को अपना वर बनाइए। ये कहकर मोहन राजकुमारी से विदा लेकर चल पड़ा। इसके बाद मोहन चलता चलता उसी खेत में पहुंचा जहां वो गरीब किसान परिवार बैठा हुआ था। अरे बेटा, तुम आ गए। मैं तो तुम्हारे ही लौटने का इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हें अपना भाग्य मिला? और क्या उसने हमारी फसल के नष्ट होने का कारण बताया? हाँ काका, मुझे मेरा भाग्य मिल गया और उसने आपकी समस्या का समाधान भी बताया। अच्छा बेटा, तो जल्दी से बताओ, मेरी फसल क्यों नहीं होती है? काका, आपकी फसल के ठीक बीचों बीच कभी एक धनी आदमी ने लूट मार करके ढेर सारे सोने के 40 घड़े गाड़ दिए। अब जब तक वो घड़े जमीन में रहेंगे तब तक इस मिट्टी में कुछ भी नहीं उगेगा। आप उन्हें निकाल दीजिए, आपका खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा और आप इस इलाके के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। हाँ, क्या बात कर रहे हो? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ काका, ये बिल्कुल सच है। चलिए, अब हमको आज्ञा दीजिए, मैं आगे रास्ते पर निकलता हूँ। हाँ, अरे बेटा, तू खाली हाथ कैसे जा सकता है? तूने तो मेरी जिंदगी बदल दी। सुन, मैं चाहता हूँ कि तू यहीं हमारे साथ रह। इन घड़ों को निकालने में मदद कर। जो खजाना निकलेगा उसमें से आधा तेरा, और मेरी सुंदर बेटी का विवाह भी मैं तुझसे कर दूंगा। फिर तू इस गांव में सुखपूर्वक रहना, ठीक है? मोहन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, नहीं बाबा, नहीं, माफ करना मुझे। ना मुझे खजाना चाहिए, ना आपकी बेटी से विवाह करना है। यहाँ रुककर मैं फिर से एक किसान ही बन जाऊंगा, और अब तो मेरा भाग्य जागने ही वाला है। अब मुझे क्या ही दिक्कत है?
मेरा भाग्य जाग जाएगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है काका, चलो। भाग्य जगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। मोहन के इनकार पर किसान ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, ये तो सचमुच का महामूर्ख निकला, वरना कोई आदमी इतना खजाना और सुंदर पत्नी का प्रस्ताव यूं ही ठुकरा देगा क्या? उधर मोहन थककर चूर हो चुका था, पैरों में छाले पड़ चुके थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, हाँ, मेरी यात्रा तो पूरी हो चुकी है, लेकिन मेरा भाग्य अब तक क्यों नहीं बदला, ये समझ नहीं आ रहा। कैसा भाग्य है, बदलने का नाम नहीं ले रहा। क्या करूं मैं? तभी पास ही से एक तेज दहाड़ सुनाई दी। शेर वहां आ पहुंचा। अरे मोहन, तुम लौट आए। बोलो, क्या तुमने अपने भाग्य से मेरे ये दांत के दर्द का इलाज पूछा? हाँ वनराज, आप रह गए थे, आप भी आ गए। चलिए अच्छा है। देखिए, दवा तो नहीं लाया, लेकिन मेरा भाग्य पता है क्या कहता है? वो कहता है कि यदि तुम दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी का भेजा खा लो तो तुरंत तुम्हारा दांत ठीक हो जाएगा। अरे वाह! अब मुझे बस उस महामूर्ख को ढूंढना है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे ही ठीक हो जाऊंगा तुम्हें ऐसी अद्भुत चीज दूंगा कि तुम जीवन भर ऐश करोगे। अरे रे रे रे, क्या कहूँ इस दांत का। आप भी कुछ न कुछ देने लगे। अरे वनराज, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ना ना ना, कोई इनाम नहीं चाहिए। अरे जब मेरा भाग्य खुद ही जागने वाला है, क्या करूंगा मैं इनाम उनाम लेकर? आप भी गजब करते हैं। अरे वाह, तो चलो ठीक, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर उस मूर्ख आदमी की तलाश करते हैं। चलो। इतना कहकर दोनों चल पड़े किसी मूर्ख की तलाश में। मित्र, सफर लंबा है, तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। कहानी? अरे मैं क्या कहानी सुनाऊंगा, मुझे कोई कहानी वानी नहीं आती। हाँ, मैं तुम्हें अपनी यात्रा की बातें सुना सकता हूँ। फिर मोहन ने उसे राजकुमारी, किसान और अपने भाग्य से हुई मुलाकात की पूरी कहानी सुना दी। शेर चुपचाप सुनता रहा। जैसे ही मोहन चुप हुआ, शेर की आंखों में चमक आ गई। वो मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ, मेरी बीमारी का इलाज तो मेरे सामने ही खड़ा है। अरे अरे अरे, क्या क्या हो गया वनराज? आप अचानक से मुझ पर क्यों बरस पड़े? अरे मूर्ख, तेरे भाग्य ने तुझे पहले ही रास्ते में 100 मौके दिए। राजा बनने का अवसर मिला, तूने मना कर दिया। सुंदर पत्नी का प्रस्ताव मना कर दिया, वो भी छोड़ दिया। अबे तो नालायक, तुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा रे इस दुनिया में, है? और अब मुझे किसी और को नहीं ढूंढना, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति तो मेरे सामने खड़ा है, और अब मुझे ठीक होने के लिए तेरे भेजे की जरूरत है। ये कहकर शेर ने छलांग लगाई और मोहन को खा गया।